वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 18 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 26 सेक्शन तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और पार्टनरशिप के ये जो सेक्शंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ राइट। प्री पॉइंट ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज जो मे में भी का नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, उसको भी आप ध्यान रखना प्लीज। सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि क्योंकि मैंने आपको पहले बोला बेसिकली पार्टनर्स है क्या एक्चुअली में, दो या दो से ज्यादा अगर पर्सन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट जो है वो हमारा मेन मोटिव होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म है। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट और वो इकट्ठे होकर वो काम कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेक्शन 18 के रिगार्डिंग बात करें तो जो पार्टनर्स हैं बेसिकली वो पार्टनर्स जो है वो एजेंट होते हैं दूसरे को पार्टनर्स के। सो सेक्शन 18 क्या कह रहा है, पार्टनर टू बी द एजेंट टू द फर्म। तो सेक्शन 18 सिर्फ इसी बात कर रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो बेसिकली एजेंट होंगे दूसरे को पार्टनर्स के, जो हम लोग बात करें को पार्टनर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल और एजेंट का जो प्रिंसिपल जो हमने वो है सिद्धांत है हमारा, प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। तो लॉ कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ओनली। बिजनेस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर्पस के लिए वो फर्म को क्रिएट किया गया है उस पर्पस के रिगार्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है। तो ऐसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, ठीक है जी। तो एजेंट और प्रिंसिपल का यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए एजेंट जो है वो बाउंड होता है। एजेंट जब भी काम करेगा तो फर्म जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, बेसिकली हम लोग कहेंगे तो ये फर्म है, और जो पार्टनर्स है बेसिकली दे आर एजेंट टू ईच अदर। द मोमेंट अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है अपने अथॉरिटी के अंडर रहकर तो ऑटोमेटिकली जो है उसका प्रिंसिपल मींस फर्म लायबल हो जाएगी। तो ये सेक्शन 18 से इतनी सी बात कर रहा है। सेक्शन 19 क्या कर रहा है, इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। द फर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड सेकंड थिंग इज एन इम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक्सप्रेस जो इस एक्ट में दी गई है एक्सप्रेस है, जो अपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया वो एक्सप्रेस है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ डैट की जो आपने एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया उसके बावजूद भी लॉ कहता है कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जो एम्प्लॉयड है। लाइक सपोज आपने एक सर्वेंट रखा आपके अपने अपने घर में, तो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होगी, वो किसी भी रूम में जाके साफ सफाई कर सकता है, वो किचन में जा सकता है, वो रेफ्रिजरेटर के डोर ओपन करके पानी पी सकता है, वो उसकी अथॉरिटीज है, वो दैट इज एम्प्लॉयड है। वो उसके इनबिल्ट आती है। जब भी आप उसको किसी को पॉइंट करोगे तो डेफिनेटली उसको उसके पास ऑटोमेटिकली पावर वो चली जाएगी। तो ये हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड ही है, एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस आपने जो मेंशन कर दी कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सप्रेस है आपकी। तो सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 द एक्ट ऑफ द पार्टनर। एक्ट पार्टनर जब भी कोई एक्ट करेगा, जो उसने एक्ट जो किया है किसके दौरान किया है, अपने काम के दौरान किया है, बिजनेस के दौरान किया है, जो अपनी अथॉरिटी जो उसको अथॉरिटी दी उसके अथॉरिटी के अंडर रह के उसने जो एक्ट किया है, तो डेफिनेटली उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी फर्म है ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगी। ये हमारा सेक्शन 19 फर्स्ट क्लॉज है। फर्दर फर्स्ट क्लॉज ये कह रहा है कि जो अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड द इम्प्लॉयड अथॉरिटी। इस सेक्शन के द्वारा जो पार्टनर को बाइंड कर रही है कोई चीज, अथॉरिटी दी जा रही है, उसको हम लोग अथॉरिटी एम्प्लॉयड बोलेंगे। यहाँ पर बोल गया अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म। पार्टनर को अथॉरिटी मिली है बाइंड, जिसकी वजह से फर्म बाउंड हो रही है। एक्ट कौन कर रहा है, पार्टनर। बाउंड कौन हो रहा है, बाइंड को किस पे बाउंड हो रहा है, फर्म पे। तो लॉ कह रहा है ये इम्प्लॉयड है। तो सेक्शन 2 में वहां पे वर्ड लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ अ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और ना ही इस एक्ट में एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि ये एम्प्लॉयड है। ये आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरी पावर में होना चाहिए। सर्वेंट को पता है कि भाई मुझे अगर अपॉइंट किया है सर्वेंट, तो डेफिनेटली मैं किसी भी रूम में जाके सफाई कर सकता हूं, कार में धो सकता हूं, कार में वॉश कर सकता हूं। तो ये एम्प्लॉयड है, उसकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एम्प्लॉयड है।
तो वैसे ही सेक्शन 19 कहीं यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि एक्चुअल में इम्प्लाइड अथॉरिटी है क्या, बट सब सेक्शन 219 का क्या कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग्स अथॉरिटी हैं ये आप नहीं कर सकते। नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पार्टनर्स को बाउंड कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। पहला काम क्या है, कोई भी पार्टनर अगर उसको पावर नहीं दी गई तो वो पार्टनर, कोई भी पार्टनर डिस्प्यूट को डेफिनेटली आर्बिट्रेशन को नहीं दे सकता। वहां पे वो लिखा है सबमिटेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। तो विदाउट एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी द पार्टनर हैज नो राइट टू सबमिट द डिस्प्यूट बिफोर द आर्बिट्रेशन, ही हैज नो अथॉरिटी, राइट। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है उसकी। सेकंड पॉइंट, द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है जी, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ऑन नेम। जब तक पार्टनरशिप फर्म ने एक्सप्रेसली नहीं कहा कि भाई ठीक है फर्म का जो अकाउंट है वो ए के नाम पे होगा, तो बात खत्म। वो तो एक्सप्रेस है। अगर वहां पे एक्सप्रेस नहीं है तो कोई भी पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि फर्म का अकाउंट अपने नाम पे खोल दे। दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ द जिसपे आप बाइंड कर सकते हो। ऐसा अगर आप कर रहे हो, पहली बार तो आपको रिसेट कर दिया कि भाई पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू ओपन द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ऑन नेम, वो कर ही नहीं सकते आप। सी पॉइंट, आप कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई क्लेम हो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू हैव नो अथॉरिटी, पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वन पार्टनर कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश द क्लेम। आप छोड़ नहीं सकते, आप वेव आउट नहीं कर सकते किसी क्लेम को। पार्टनर फर्म ने 10 लाख रुपए लेने हैं, आप कहते हैं मैंने वेव कर दिया जी 5 लाख ही दे दो, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे पार्टनर्स को लॉस कर रहे हो। तो लॉ इसलिए कह रहा है कि एक पार्टनर के पास कोई इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके, जहां किसी क्लेम को छोड़ सके, रिलिंक्विश कर सके या पोर्शन ऑफ द फर्म को रिलिंक्विश कर सके। ही हैज नो अथॉरिटी। डी पॉइंट, नहीं किसी पार्टनर के पास ऐसा इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो किसी भी सूट को विड्रॉ करे विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ही हैज नो अथॉरिटी। अगर एक्सप्रेसली उसको अथॉरिटी दे रखी तो वो ही हैज अ राइट, ही हैज अ पावर, वो विड्रॉ कर सकता है। बट इफ ही हैज नो एक्सप्रेस अथॉरिटी देन दैट पार्टनर कैन नॉट withdraw any suit which is filed by the firm against any third person, वो withdraw नहीं कर सकता। Then we have admit of liability, E point, आप फर्म के ऊपर केस डाल दिया, आप डिफेंडेंट हो, फर्म डिफेंडेंट है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पार्टनर हैज नो अथॉरिटी कि आप किसी क्लेम को एडमिट कर दो जी हाँ जी ये तो हमने लोन लिया था। भाई लेट हिम डिसाइड, लेट हिम प्रूफ, लेट द प्लेंटिफ टू प्रूव अगेंस्ट फर्म कि हाँ भी मेरे पास इतने सबूत हैं, आप क्यों एडमिट कर रहे हो? यू हैव नो अथॉरिटी टू एडमिट द एनी क्लेम। तो लॉ कहता है वैसे एडमिट लायबिलिटी आप एडमिट नहीं कर सकते इन ए सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। हाँ अगर वी हैव अ 3 पार्टनर, ए बी सी पार्टनर है, वहां पर सी पार्टनर जो है वो एडमिट कर रहा है कि ठीक है हमने तो जी इससे पैसे लिए थे जी मैं एडमिट कर रहा हूँ, तो लॉ कहता है आप ही एडमिट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी फिक्स होगी, ए बी की फिक्स नहीं होगी। फर्म की लायबिलिटी नहीं है, आपने पर्सनली तौर पे आपने अगर आपने एडमिट किया तो वो इंडिपेंडेंटली आप पे ही लायबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्दर। एफ पॉइंट, कोई भी पार्टनर के पास कोई इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके अपने नाम पे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ही हैज नो अथॉरिटी, अपने नाम पे आप कोई भी परचेज नहीं कर सकते। अगर आपने फर्म का पैसा यूज किया तो वो फर्म के नाम पे ही होगा, सिंपल। देन जी पॉइंट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता जो फर्म के नाम पे है किसी भी पर्सन को, ना कि अपने आप को भी नहीं और थर्ड पर्सन के को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स। यू हैव नो राइट टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, राइट। एट द एंड एच पॉइंट क्या कह रहा है, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म पे बिहाफ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप पार्टनरशिप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्म के बिहाफ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। Firm cannot be a partner with the other firm, with any other person. A individual person, individual partner can be, कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो पार्टनर है वो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। दिस इज सेक्शन 19। और सेक्शन 20 क्या कह रहा है, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इमूवेबल अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी। लॉ कहता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है हमारी वो एम्प्लॉयड है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास पावर है आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड कर सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपको ये काम तो करना ही नहीं है जी, आप ये काम भी कर सकते हो। तो लॉ कहता है कि सेक्शन 20 में कि
द पार्टनर इन ए फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे बाय कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉय अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जाता है या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। हमें पता है कि हम ए जो है वो मिसयूज कर रहा है अपनी एम्प्लॉय अथॉरिटी को, हम उसकी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। एम्प्लॉय अथॉरिटी की यू हैव नो राइट टू यूज दिस पावर्स, हम उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, आपके पास राइट है कि आप जो एम्प्लॉयर अथॉरिटी या पार्टनर की उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। वहां पे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच फॉल्स विद इन हिज एम्प्लॉयर अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। लॉ कहता है कि अगर चाहे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी पार्टनर पे, लॉ कहता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अगर उससे पार्टनर ने एक्ट कर दिया तो फर्म तो लायबल होगी। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को पता है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बट उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन की खुद की लायबिलिटी होगी, फर्म वहां पर लायबल नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे बोर्ड लिखा है, अनलेस द पर्सन विद हुम इज डीलिंग, पार्टनर अगर थर्ड जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहा है और जो जिसको नॉलेज है, नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जिसको नॉलेज है उस रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग, और डज नॉट नो और बिलीव दैट द पार्टनर टू बी ए पार्टनर, जिसको पता नहीं है कि हाँ ये पार्टनर है भी या नहीं है, लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉ कहता है कि भाई फर्म तो यहाँ पर लायबल नहीं होगी, आप अपनी लायबिलिटी अपने आप फिक्स करो। वो इंडिविजुअल पार्टनर लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी यहाँ पे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव सेक्शन 21, वहां पे बोलेगा पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी केस, लाइक इन इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस अराइज होगी जहां पर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर को, आपको इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आप इमीडिएटली एक्ट कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, तो जो बेसिकली वो जो फर्म है वो लायबल हो जाएगी। सेक्शन 21 से इतनी सी बात कर रहा है कि जो पार्टनर हैज अथॉरिटी, उस हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि इमरजेंसी के केसेस में टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म, क्योंकि हमारा सिर्फ जो पार्टनर्स हैं वो हमारा पर्पस क्या है, हमने सिर्फ अपनी फर्म को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई कि जहां पर डू एंड डाई की सिचुएशंस है, आप वो होती है हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस, वहां पर आप इमीडिएटली कोई भी एक्ट कर सकते हो अपनी फर्म को बचाने के लिए। तो लॉ कहता है कि अगर आप ऐसे में एक्ट कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, टू प्रोटेक्ट द फर्म, तो लॉ कहता है भाई यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है बेसिकली फर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी, सिंपल। तो ये दूसरे पार्टनर ये नहीं करते हमें बताया नहीं गया इसने, हमने को कम्युनिकेट नहीं किया, एटलीस्ट हमको बता तो देते। तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉ कहता है कि इनकेस इमरजेंसी के केसेस में आपके पास राइट है, आप एक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक्ट कर रहे हो तो फर्म को जो ऑटोमेटिकली आप बाइंड कर रहे हो। देन सेक्शन अगर हम 21 की बात करें वो सिर्फ इतना से था। सेक्शन 22 में लिखा हुआ मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, फर्म को बाउंड करना है, बाइंड करना है तो क्या कर सकते हो आप। लॉ कहता है कि अगर फर्म को बाइंड करना है तो फर्म के नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो तो बेटर है। ए एंड बी फर्म है तो ए एंड बी के फर्म के नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी वो फर्म लायबल होगी। आप पार्टनर के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 22 में वहां पे बोल लिखा है इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म, स्पेशली लाइन ये लिखा है इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म। अगर आपको फर्म को बाइंड करना है, बाउंड करना है, तो कोई भी अगर एक्ट कर रहा है पार्टनर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, मींस कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है, कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई पार्टनर लिख के साइन कर रहा है, तो वो फर्म के नाम पर ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट, शैल बी डन एंड एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, फर्म के नाम पर। पार्टनर अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, जहां कोई ऐसा मोड जो आपने डिस्क्राइब किया है कि हाँ भी इस मोड में भी अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे किसी के साथ तो ऑटोमेटिकली फर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 23, here we have a heading effect of admission by a partner। अगर कोई पार्टनर एडमिट कर रहा है, किसी फैक्ट को एडमिट कर रहा है, तो फर्म ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, फैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पे बोल लिखा है एडमिशन, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म। फर्म के अफेयर को लेके, उसके बिजनेस को लेके अगर कोई फैक्ट जो है आप उसको एडमिट कर रहे हो, तो लॉ कहता है कि भाई वो इट इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, एंड इफ इट इज मेड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो फर्म ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। आपको पूछा गया कि हाँ भाई ये सिग्नेचर ए बी के हैं, सी जो पार्टनर होता है, हाँ जी ये जो सिग्नेचर है वो ए के हैं और ये सिग्नेचर बी के हैं, दैट मींस आप एडमिट कर रहे हो, राइट।
तो ये जो एडमिट है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग है। तो वहां पर अगर जब अब आप किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री पॉइंट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, एक बार ध्यान रखना। देन सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या करें, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इफ वी हैव अ 3 पार्टनर ए बी एंड सी, ए बी जो है वो एक्टिंग पार्टनर है, सी जो स्लीपिंग पार्टनर है। आपने नोटिस स्लीपिंग पार्टनर को भेज दिया, लॉ कहता है दिस इज नॉट अ नोटिस टू द फर्म एट ऑल। लेकिन अगर आप वो नोटिस ए को भेज रहे हैं जो एक्टिंग पार्टनर है, तो वो ये माना जाएगा कि वो बी को भी नोटिस मिल गया। इट इज प्रिज्यूम्ड कि दैट इफ यू सेंड अ नोटिस टू वन एक्टिंग पार्टनर एंड इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो दूसरे एक्टिंग पार्टनर को भी ऑटोमेटिकली नोटिस मिल गया। लेकिन अगर आप स्लीपिंग पार्टनर को भेजो तो यहाँ पे कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि वही वो एक्टिंग पार्टनर को मिल गया होगा। सॉरी, आप स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस नहीं भेज सकते। लेकिन अगर किसी एक्टिंग पार्टनर ने डेफिनेटली कोई फ्रॉड कमिट किया है तो आप स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस भेज सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वर्ड में, नोटिस टू पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स। हैबिचुअली मींस जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर्स है उसकी बात कर रहा हूं। इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फर्म ऑपरेट एज अ नोटिस टू द फर्म। अगर आपने एक को नोटिस भेजा तो ये माना जाएगा कि वो फर्म को नोटिस मिल गया। लेकिन अगर आप स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस भेज रहे हो तो डेफिनेटली ये नहीं माना जा सकता कि आपने फर्म को नोटिस भेज दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट, वहां पे एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म के साथ फ्रॉड कमिट करना है तो डेफिनेटली आप उस पार्टनर को नोटिस नहीं भेज सकते। तो ये नहीं माना जाएगा कि हाँ भी अगर आप उस पार्टनर को नोटिस भेज रहे हो तो फर्म को नोटिस मिल गया, ये नहीं हो सकता। जिस पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया आप उसको नोटिस भेज रहे हो, बात ही खत्म। तो वो नोटिस टू द फर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो इस उस सिचुएशन में आप स्लीपिंग पार्टनर को भेज दो तो वो फर्म को माना जाएगा। देन वी हैव सेक्शन 25, दिस इज लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर की लायबिलिटी फिक्स हो रही है, एक्ट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो लॉ कहता है कि एवरी पार्टनर इज लायबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली भी है और सेवरली आप लायबल हो सकते हो फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। फर्म के जो फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, अगर कोई फर्म एक्ट कर रही है तो डेफिनेटली जो पार्टनर्स है वो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में फर्म को चलाता कौन है, पार्टनर। तो अगर एक पार्टनर एक्ट करेगा तो फर्म लायबल हो जाएगी, लायबल फर्म होगी तो डेफिनेटली सारे पार्टनर ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। तो लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो जॉइंटली भी हो सकती है एंड सेवरली भी हो सकती है। जॉइंटली एंड सेवरली, ये काफी नंबर ऑफ टाइम्स प्री में क्वेश्चन पुट किया गया है। वहां पे वो लिख देते हैं वर्ड जॉइंटली और वर्ड यूज कर लेते हैं और सेवरली। लेकिन यहाँ पे आंसर किसको टिक करना है, यहाँ पे जॉइंटली एंड सेवरली वर्ड यूज किया गया है। तो ये सेक्शन 25 में स्पेशली मेंशन किया गया है। सेक्शन 26 क्या कह रहा है, लास्ट सेक्शन, लायबिलिटी ऑफ द फर्म। यहाँ पे ऊपर क्या कहता 25 सेक्शन क्या कहते हैं, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। जब कोई फर्म एक्ट कर रही है तो पार्टनर लायबल हो जाएंगे। सेक्शन 26 क्या करेंगे, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई फंड यूज कर लिया, कोई पैसा यूज कर लिया, कोई प्रॉपर्टी जो है वो मिस एप्रोप्रिएट कर ली, तो क्या फर्म लायबल होगी। तो ये सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 का फर्स्ट पार्ट में वहां पे वर्ड क्लियर लिखा है कि वेयर बाय द wrongful act or omission of the partner acting in the ordinary course of business of the firm or with the authority of his partner, loss or injury is caused by the third party. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई। एक्चुअली हेडिंग 27 की मैं बोल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। सेक्शन 26 की आप हेडिंग प्लीज डायरेक्ट में चेक कर लो। सेक्शन 26 की हेडिंग क्या कह रही है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुली एक्ट कर रहा है क्या फर्म लायबल होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। वहां पे बोल लिखा है वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। कोई पार्टनर रॉन्गफुली एक्ट कर रहा है, जहां कोई अमिट कर रहा है, ड्यूटी नहीं निभा रहा, जो उसकी ड्यूटी थी वो एक्ट वो कर रहा है जो उसकी ड्यूटी थी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में वो फॉलो करता है, उसकी पावर में वो फॉलो कर रहा है, उसने वो पावर सुपरसीड नहीं की, अल्ट्रावायर्स नहीं की पावर, तो वो अपने दायरे में रहकर काम कर रहा है। लेकिन अगर वो रॉन्गफुली एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी वहां पर पार्टनर फर्म की। तो फर्म इज लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर।
तो जैसे पार्टनर लायबल होते हैं वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि वो फर्म ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो पार्टनर है जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है वो विद इन द अथॉरिटी ही वो एक्ट कर रहा है। अगर वो अल्ट्रा वायर्स कर रहा है अपनी पावर को तो फर्म इज नॉट लायबल। फर्म इज ओनली लायबल इफ द पार्टनर इज एक्टिंग विद इन द एम्बिट ऑफ हिज अथॉरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेक्शन 26 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बोल रहा है, एक्चुअली वो ये 27 है, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऐसी सिचुएशंस में क्या है फर्म की जहां पर पार्टनर मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को, किसी पैसे को। तो सेक्शन 27 में वहां पे दो सिचुएशंस दी हैं। वहां पे लिखा है कि वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी, जो उसकी रियल अथॉरिटी है, जो उसको एक्चुअल में अथॉरिटी किया, अगर वो अपने एम्बिट के बीच में अगर वो रहकर काम कर रहा है तो लॉ कहता है कि अगर अपनी पावर में वो कोई पैसा रिसीव कर रहा है या प्रॉपर्टी ले रहा थर्ड पार्टी से, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी लेने के बाद, वो पैसा लेने के बाद अगर उसको मिसअप्लाई कर रहा है, वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, तो लॉ कहता है कि फर्म तो ऑटोमेटिकली लायबल होगी ना, क्योंकि वो पार्टनर अपने दायरे में रह के काम कर रहा है। वो अलग बात है कि उसने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया तो फर्म तो लायबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। जिसको भी लॉस हुआ है आप उसको इंडेमनिफाई करोगे। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर फर्म अपने बिजनेस के दौरान कोई रिसीव कर रही है पैसा या कोई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी से परचेज कर रही है और उस प्रॉपर्टी को, उस मनी को अगर कोई पार्टनर मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है तो फर्म ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। तो ए पॉइंट क्या है कि पार्टनर रिसीव कर रहा है और मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है और वो अपने दायरे में रहकर काम कर रहा है तो फर्म ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, फर्म रिसीव कर रही है अपने नाम पर प्रॉपर्टी या मनी, फर्म के नाम पे आ रहा है और कोई पार्टनर उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है तो तब भी फर्म लायबल हो जाएगी अगर वो पार्टनर अपनी एम्बिट में रहकर वो काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई भी, अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टनर की, अगर कोई पार्टनर अल्ट्रा वायर्स करता है अपनी पावर को, अपनी पावर जो एक्सीड करके कोई एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो फर्म है वो लायबल कभी नहीं हो सकती। फर्म इज ओनली लायबल if the partner, if he has done an act within the boundary, within the ambit of his authority given by the firm, तो ही हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनर, अगर वो जो फर्म है वो लायबल होगी। और ऐसे जो कोई एक्ट है जो अल्ट्रा वायर्स हैं, अपनी पावर से एक्सीड करके आप एक्ट कर रहे हो, उसके लिए फर्म कभी लायबल नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 18 टू सेक्शन 27। डायरेक्ट लैंग्वेज है, ज़्यादा आपको अपना दिमाग मत चलाना कि वो मेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज समझ के आपको, आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे कोई प्रॉब्लम। मेन पॉइंट भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको डायरेक्ट लैंग्वेज को समझना है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए, उसकी एक्चुअली में इंटरप्रिटेशन है क्या, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस डायरेक्ट लैंग्वेज को कर लेना। सेक्शन 18 से लेके हमने सेक्शन 27 कर दिया है। कल हम लोग होल्डिंग आउट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो काफी डीप में करेंगे। 28 सेक्शन के ऊपर अकेला हम लोग लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ केस लॉ हमने डिस्कस करने हैं सेक्शन उसके रिगार्डिंग, तो वो हम लोग अलग से करेंगे। तो एक बात और क्लियर कर दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए मैं केस लॉ साथ में जरूर करवाऊंगा। तो आप ध्यान में रखना, जिसमें मैं केस लॉ नहीं करवाता दैट मीन्स कि वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप डील कर लिया करो। डायरेक्ट लैंग्वेज को समझ के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करा करो प्रॉब्लम। और आज के सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, कमेंट कर लेना। एंड होप यू कि आप गाइज आप शेयर करते होगे अपने ग्रुप में चैनल को, ताकि नंबर ऑफ पर्सन्स ऐड हो सके हमारे ग्रुप में, उसका बेनिफिट ले सके। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सत श्री अकाल।